नमस्कार। आज का हमारा विषय है कॉरोनरी हार्ट डिजीज। इसे आज के दौर की सबसे बड़ी महामारी भी कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है और इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? आइए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर पर नजर डालते हैं। 94,33,000। जी हाँ, 2016 के ग्लोबल एस्टिमेट्स के मुताबिक हर साल इतनी मौतें कोरोनरी हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है और इस बीमारी की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। अब इतने बड़े और डरावने आंकड़े के बावजूद एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद कहता है कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज हमारी आधुनिक महामारी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरी की पूरी आबादी को प्रभावित करती है, ना कि उम्र बढ़ने का कोई ऐसा हिस्सा जिसे टाला ना जा सके। और सबसे जरूरी बात, इसे रोका जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोरोनरी हार्ट डिजीज है क्या भला? देखिए, एकदम आसान भाषा में समझें तो ये दिल के काम करने के तरीके में एक तरह की रुकावट है। होता यह है कि दिल तक खून पहुंचाने वाली जो नसें हैं, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनमें कुछ रुकावटें आ जाती हैं, और जब दिल तक पूरा खून नहीं पहुंच पाता तो बस उसे अपना काम करने में मुश्किल होने लगती है। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और पीछे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बीमारी 20वीं सदी में इतनी बड़ी महामारी बनी कैसे। इसकी कहानी में हमारे लिए बहुत बड़े सबक छिपे हैं। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। 1920 के दशक में ये महामारी अमेरिका से शुरू हुई, फिर 30 के दशक में ब्रिटेन पहुंची और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन अब आती है वो अच्छी खबर। 1968 के बाद से एक बदलाव आना शुरू हुआ। लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल, अपने रहन सहन के तरीकों को बदला, और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका जैसे देशों में इस बीमारी के मामलों में गिरावट आने लगी। सोचिए, ये इस बात का कितना बड़ा सबूत है कि हम चाहें तो इस ट्रेंड को पलट सकते हैं। तो अगर ये एक महामारी है तो जाहिर है इसके कुछ कारण भी होंगे। तो चलिए अब एक जासूस की तरह उन संदिग्धों की पड़ताल करते हैं, मतलब उन रिस्क फैक्टर्स की जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, इन रिस्क फैक्टर्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ वो हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे हमारी उम्र, जेंडर या हमारी फैमिली हिस्ट्री। इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ, और ये ज्यादा जरूरी है, वो फैक्टर्स हैं जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे सिगरेट पीना, हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापा और यहाँ तक कि स्ट्रेस भी। तो जाहिर है हमारा सारा ध्यान इन्हीं पर होना चाहिए। अब इन सभी कंट्रोलेबल रिस्क्स में से भी रिसर्च ने 3 को सबसे बड़ा विलन माना है। इन्हें बिग 3 भी कहा जाता है। कौन है ये 3? सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ा हुआ सीरम कोलेस्ट्रॉल। ज्यादातर मामलों की जड़ में यही तीनों होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये सारे रिस्क फैक्टर बस एक एक करके जुड़ते जाते हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से काम करते हैं। ये एक दूसरे के असर को कई गुना, जी हाँ, कई गुना बढ़ा देते हैं। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि ये होता कैसे है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनर्जी। सिनर्जी का सीधा सा मतलब है कि जब ये रिस्क फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं तो उनका मिला जुला असर उनके अलग अलग असर के जोड़ से कहीं कहीं ज्यादा होता है। मतलब 1 और 1 11 वाली बात है, लेकिन नेगेटिव सेंस में। और ये चार्ट इस सिनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। जरा सबसे नीचे वाली लाइन ए को देखिए। ये उन लोगों का रिस्क दिखाती है जो स्मोकिंग नहीं करते और जिनका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल है। अब अपनी नजर सबसे ऊपर वाली लाइन डी पर ले जाइए। ये उन लोगों का रिस्क है जो स्मोकिंग भी करते हैं और जिनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है। ब्लड प्रेशर का लेवल वही है, लेकिन हार्ट अटैक का खतरा जरा देखिए कितना जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। सोच कर देखिए, सिर्फ इन 2 चीजों को कंट्रोल करने से हार्ट अटैक के खतरे को कितना कितना कम किया जा सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इससे बचने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए, मतलब प्रिवेंशन के लिए, मुख्य तौर पर 2 तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। पहली स्ट्रैटेजी है पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी, या कह सकते हैं जनसंख्या रणनीति। इसका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन बहुत असरदार है। ये कहती है कि अगर हम पूरी की पूरी आबादी के एवरेज रिस्क में थोड़ा सा भी सुधार ले आएं तो बीमारी में बहुत बड़ी कमी आ सकती है। मतलब ये किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि पूरे समाज,
पूरे समुदाय पर फोकस करती है। और इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे खानपान में बदलाव। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए कुछ खास सुझाव देता है, जैसे कि टोटल फैट इंटेक को कम करना, खासतौर पर सैचुरेटेड फैट, खाने में कोलेस्ट्रॉल कम करना, और फल, सब्जियां, साबुत अनाज जैसी चीजें ज़्यादा खाना, और हाँ, नमक का इस्तेमाल भी दिन में 5 ग्राम से कम रखना। अब आती है दूसरी स्ट्रैटेजी, इसे कहते हैं हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उन लोगों पर फोकस करती है जिन्हें बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें ऐसे लोगों की पहचान की जाती है और फिर उन्हें खास तौर पर प्रिवेंटिव केयर दी जाती है। तो सवाल ये है कि ये हाई रिस्क वाले लोग आखिर हैं कौन? तो देखिए, इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही हो, जो डायबिटीज के मरीज हैं, या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है। और हाँ, मोटापे से जूझ रहे लोग भी इसी में शामिल हैं। तो हमने दोनों स्ट्रैटेजीज को समझ लिया। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं, द बिग पिक्चर, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे का सबसे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। और जब हम रिसर्च के नतीजों को देखते हैं तो वो बिल्कुल साफ है। ये कोट कहता है कि हर स्ट्रैटेजी के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा क्षमता है। मतलब साफ है, किसी एक व्यक्ति की देखभाल करना जरूरी है, लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर पब्लिक हेल्थ के लिए काम करते हैं तो उसका असर सबसे ज्यादा और सबसे दूर तक होता है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल पर रुकते हैं। स्वास्थ्य यानी हमारी हेल्थ, ये एक व्यक्तिगत पसंद है या फिर एक सार्वजनिक जिम्मेदारी? ये सवाल इन दोनों प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज के बीच के बैलेंस को दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए।